प्रीवियस क्लास में जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा स्टेटमेंट को कि किसी भी एक कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। और कंजर्वेटिव फील्ड किसको कहते हैं? वैसा फोर्स द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कौन से रास्ते से गया कोई मतलब नहीं है, कहाँ से कहाँ पर गया उसके ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन, तो उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और बखूबी उसके बारे में हम लोग और भी एक चीज़ बात कर लिए थे, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू आउट एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। मतलब जहाँ से लिए थे वहीं पर घुमा फिरा के ले आएंगे, वर्क डन होगा जीरो। ऐसा एक कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी है, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसमें से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड, उसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो था वो क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, स्टेटमेंट देखो लिखा है हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन, किसी एक पोजीशन में कैसे डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड एज द वर्क डन it is defined as the work done against gravity in moving the body from reference to point of concern। जब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा, आगे चल के हमारे पास और एक चैप्टर भी आएगा ग्रेविटेशन, जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस। और ये फॉर्मूला सबको मालूम है, कोई मास m है और कोई मास m अगर यहाँ से कुछ h हाइट में है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? बच्चे को मालूम है कि ये mgh है ना, बचपन में पढ़े। बट वो जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है ये है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। अगर सिर्फ आपको पूछा गया कि एक ब्लॉक रखा है, बताओ उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तब बता नहीं सकते। आप पूछोगे रेफरेंस क्या है। जैसे ये पेन है मेरा, ये पेन का पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ होगा, विथ रिस्पेक्ट टू रूफ कुछ अलग होगा, है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिखने की हड़बड़ी करोगे गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा सीख लो। और ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फॉर्मूला सबको मालूम है, लेकिन उसका जो उसका इंटेंस मीनिंग है वो हार्डली किसी को मालूम रहता है, बड़े मुश्किल में पढ़ते हैं बच्चे। तो अगेन आई गो बैक टू द डेफिनेशन। किसी एक बॉडी का किसी एक पोजीशन में होते हुए पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रेफरेंस कैसे पता करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न। कोई बॉडी यहाँ पर है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? आप कहोगे कौन से रेफरेंस से? चलो ये रेफरेंस से विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस को इसे हम लोग इसे लाइन दे देते हैं, तो इसको हम समझते हैं कि रेफरेंस है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, ये जो बॉडी है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो आप इस बॉडी को इस रेफरेंस से यहाँ तक लेके जाओ। कौन से रास्ते में? किसी भी रास्ते में घुमा फिरा के लेके आओ, यहाँ पर लेके आओ। देखो कि लेके आने में कितना वर्क हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी। जो भी वर्क हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी वही है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। ठीक है, चलिए। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल वाले डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते, बट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। तो चलिए समझते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक रेफरेंस लाइन है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस कोई एक मास का हम जानना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ये मास कितना है? m1। कितने हाइट पे है? h1 हाइट में। विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास? सर आप जानते हैं सर mgh होता है। हाँ ठीक है, आप जानते हो, एकदम सही है। लेकिन क्यों mgh हुआ जान लोगे तो आपके बड़े काम में आएगा। तो क्या है डेफिनेशन? कहता है कि मास का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। अच्छा, तो इस मास को यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ। चलो इस मास को यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं। जब लेके जा रहे थे ऊपर, हम देखे कि रास्ते में उसके ऊपर एक वेट आ रहा था, और वेट कितना था? m1 जी। और मैं ले रहा था यहाँ से यहाँ पर, इधर ले रहा था। तो जब मैं इसको इधर ले रहा था, वर्क वाज डन बाय m1 जी और अगेंस्ट m1 जी।
फोर्स नीचे की तरफ है, हम उल्टे जा रहे हैं, तो वर्क इज डन अगेंस्ट m1 जी। अगर किसी फोर्स के चलते चलता हम कहते हैं वर्क डन बाय द फोर्स, ये तो फोर्स के उल्टे में जा रहा है, तो हम कहेंगे इट इज वर्क डन अगेंस्ट m1 जी। ठीक है। अगर कोई पूछेगा इसको हम h1 हाइट उठाएंगे ऊपर, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय m1 जी। वर्क डन बाय m1 जी करने से कहेंगे m1 जी इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क डन बाय m1 जी इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स तो नीचे की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था, तो क्या लिखेंगे, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180। तो ये जो मिला आपको इट इज वर्क डन बाय m1 जी। इस ब्लॉक को यहां से यहां तक उठा के लेने में वर्क डन बाय m1 जी हुआ माइनस m1 जी एच। वर्क डन अगेंस्ट m1 जी कितना हुआ, आप कहोगे वर्क डन अगेंस्ट, लिखो मत, सब चीज समझो, अगेंस्ट m1 जी कितना हो जाएगा इज इक्वल टू बाय m1 जी। अगर ये हुआ है अगेंस्ट होगा तो m1 gh। सो दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी इज तो वर्क डन अगेंस्ट m1 जी। क्या बात समझ में आया? यस। तो जैसे आपको ये सारा चीज समझ में आया, पहले मैं इसको भगाता हूं क्योंकि कोई आपको इतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा, आपको ये फील करने वाली चीज हुआ। आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 कितना हुआ, इट इज m1 GH1। सपोज हमारे पास कोई एक दूसरा मास है, कौन सा मास है, से मास है m2, और कहाँ है वो, यहां से नीचे है, H2 नीचे है। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तरीका तो वही है, कोई ब्लॉक को यहां से यहां तक लेके आना है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब मैं इसको लेके यहां से आ रहा था, ध्यान से देखो, अगर जब मैं लेके आ रहा था वर्क वाज डन बाई m2g और अगेंस्ट m2g, तो बाई m2g कुछ वर्क होगा, बाई m2g कुछ वर्क होगा, कितना वर्क होगा, m2g इंटू h2। तो यहां से यहां तक आने में वर्क डन बाई m2g हुआ m2g h2। तो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट m2g माइनस m2g h2। यस, तो इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m2 क्या हो जाएगा, माइनस m2g h2। देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसका पॉजिटिव हुआ तो किसका नेगेटिव हुआ। इट इज पॉजिटिव फॉर सम बॉडीज एंड नेगेटिव फॉर सम बॉडीज। इसके लिए पॉजिटिव हो गया और इसके लिए नेगेटिव हो गया। तो कैसे पता याद करेंगे हम, अगर रेफरेंस से ऊपर कोई चीज होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, रेफरेंस से नीचे होगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे ये पेन है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्लोर, ये पेन का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, मतलब फ्लोर हो गया रेफरेंस और ये रेफरेंस से ऊपर है, तो हम कहेंगे ये हो गया पॉजिटिव। बट यही पेन का पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू रूफ कितना होगा, क्योंकि माइनस ये नेगेटिव होगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर पॉजिटिव हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर रूफ नेगेटिव हुआ। ठीक है, ये हो गया दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लिए। थोड़ा और देखेंगे। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक ब्लॉक है और ये ले लिया हम रेफरेंस 1 और ये ले लिया हम लोग रेफरेंस 2। तो ये जो ब्लॉक का मान लो ये हाइट है h2, ये हाइट है h1, तो आप कहोगे, क्या कहोगे आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m इज इक्वल टू m विथ रिस्पेक्ट टू को हम ऐसे लिखते हैं WRT, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस 1 इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस 1 m का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इससे नीचे है तो क्या होगा, माइनस mg h1। अगर सेम चीज को मैं रिपीट करता हूं किसके लिए, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस 2, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस 2 लिखूंगा तो क्या मुझे कोई बताएगा क्या होगा, mg h2। तो कोई अगर सिर्फ पूछेगा बताओ ये ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हम तो नहीं बता सकते, हमें चाहिए रेफरेंस क्या है बताओ, रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस वी कैन टेल द पोटेंशियल एनर्जी।
ये भी समझ में आया। दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट हुआ कि हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब जब भी हम वर्क निकालने की बात आता है हम कहते हैं एफ डॉट एस, जिसमें एस होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पे आ रहा है? ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ रहा है, सेंटर ऑफ मास पे आ रहा है ना? तो सेंटर ऑफ मास में आ रहा है, तो हम जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, किसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, है ना? तो याद रखना है कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ potential energy, the expression of potential energy is equal to mgh. h क्या है? h is vertical height of center of gravity, center of gravity above रेफरेंस। ये समझ में आना जरूरी है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, कोई पूछा बताओ इस रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप कहोगे ब्लॉक का मास अगर m है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट भी कुछ दिखने में दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा है, h है, तो आप कहोगे इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, m1 है तो m1gh, ठीक है, mgh। सपोज हम बात करेंगे कोई एक डंडे का, ये एक डंडा रखा है, अब ये डंडे का मास m है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? रेफरेंस कौन है? सेम रेफरेंस, आप कहोगे mgh। mgh मतलब कौन सा h? h क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? बीच में होगा, ये हाइट। क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है? समझ में आया? क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और वर्क का फॉर्मूला में एफ डॉट एस में जो एस है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ आता है? एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखना है। यू सी इट इज, इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे? mgh। पर समझ में आना चाहिए कि h क्या है? h इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अब आपके लिए छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा ऐसे खड़ा है, ये है कोई मास m, इसका लेंथ l, और दिया है कि ये इसका रेफरेंस। क्या आप मुझे बता सकते हो इस डंडे का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? फॉर्मूला तो है mgh, m तो दिया हुआ है, h पता करने की बात है। इट इज mgh। क्या था? h क्या था? वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है इसका? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पे है, बीच में। इसका हाइट यहाँ से जो है वही है h, तो h कितना हो जाएगा? l/2। सो इट इज mg l/2। आया ना समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। अब आप लोग बताओगे, ये हो गया कोई रेफरेंस, यहाँ पे मैं कोई एक डंडे को ऐसे, फिर से वही डंडा लेता हूं, ये डंडा। अब ये डंडे को हम कुछ ऐसे रखे हैं, ठीक है, और इसका मास m है, लेंथ l है, और ये एंगल थीटा है। विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस इस डंडे का पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला तो वही है mgh, बस h पता करने की देर है। h कितना होगा भाई? h इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट, ये हाइट। अच्छा ये है h। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? पूरा अगर l है तो ये डिस्टेंस तो l/2 है, और ये होगा l/2 cos थीटा, और ये हो जाएगा l/2 sin थीटा। तो ये बन गया mg l/2 sin थीटा। क्या बातें समझ में आ रहा है? ओके, अगला ये यहां पर कोई एक रेफरेंस पॉइंट है,
यहां से कोई एक चेन झूल रहा है जिसका मास m है, लेंथ l है, यही है रेफरेंस। क्या आप बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन कितना होगा? अब कहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहां है, नीचे है। कितना नीचे है? L/2। और आप जानते हो कि जब ये रहेगा नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, माइनस mg L/। समझ में आया? रेफरेंस से ऊपर रहेगा तो प्लस mgh, नीचे रहेगा तो माइनस mgh। कौन ऊपर रहेगा नीचे रहेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यस। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो, सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक डंडा है। डंडा कितना लंबा है? ये डंडा कितना लंबा है? ये जमीन में गाड़ दिया गया है, डंडा को जमीन में गाड़ दिए। ये डिस्टेंस कितना है? से मान लेते हैं कि L/3। पूरे डंडे का मास m है, लेंथ l है। अब ये डंडा का पोटेंशियल एनर्जी पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। क्या मेरे वीर जवान मुझे बता सकते हैं? mgh तो लिखेंगे हम, बट h के जगह क्या लिखेंगे? h के जगह क्या लिखेंगे? h कहाँ है? h क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर, हाँ चलो निकालते हैं। h का वैल्यू निकाला और बताओ, कैलकुलेट करो। चलो कृष्णा बोलो। हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ है और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये पूरा डिस्टेंस है L/2, है कि नहीं? तो हमें तो h पता करना था। h कितना हो जाएगा? L/2 माइनस L/3। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया L/6। तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी डंडे का कितना हो गया? mg L/6। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सपोज हमारे पास कोई एक टेबल है। इस टेबल पे कोई एक चेन रखा हुआ है और चेन का कुछ हिस्सा झूल रहा है। चलिए मानते हैं कि पूरा चेन का मास m है, लेंथ l है। झूल रहा है कितना? झूलता हुआ हिस्सा है L/2 सपोज। और लिए हम टेबल को रेफरेंस। आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। सर पूरा चेन का बताना है? अच्छा चलो देखते हैं, थोड़ा नेमिंग करते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। तो हम कहेंगे इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC। पोटेंशियल एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी। AB का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज ऑन द रेफरेंस। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो रेफरेंस के ऊपर ही रखा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ AB फ्रॉम द रेफरेंस? इट इज 0। इट इज ऑन द टेबल। इट इज ऑन द टेबल। तो विथ रिस्पेक्ट टू टेबल AB का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। अब BC का पोटेंशियल एनर्जी, BC का पोटेंशियल जानने के लिए mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये बिलो द रेफरेंस है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहां है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? यहां है। ओहो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? यहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेफरेंस से कितने नीचे है। अगर ये पूरा है L/2 तो ये हो जाएगा उसका आधा L/4। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे? इसका मास कितना है? पूरे का मास m है तो इसका मास m/2 g। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने नीचे है? L/4, इसलिए ये लिख दिए माइनस। तो बन गया ये माइनस mg L/8। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। क्या बात समझ में आया? है ना? तब कोई भी बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, लगे हाथ हम और एक चीज देखेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज लॉस इन
पोटेंशियल एनर्जी हम पहले भी बता चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज द वार्डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जब कोई सिस्टम वर्क करता है उसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है। अगर कोई चीज को मैं नीचे लाया, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, बिकॉज वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। जब भी वर्क होगा बाय ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो कितना घटेगा? जितना वर्क होगा बाय ग्रेविटी उतना ही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, ये चीज को याद रखना। सिमिलरली हम कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा जब वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं आपको दो डंडे दिखा रहा हूं। ये एक डंडा है और मैं इसका थोड़ा ऐसा करूं। ये डंडे का मास m, लेंथ l है। दूसरा डंडा भी है, कहानी यहां पे खत्म नहीं होता है। दूसरा डंडा क्या है? दूसरा डंडा ऐसा है। कैसा है ये दूसरा डंडा? इट इज लाइक दिस। ठीक है, अब ये दोनों डंडे को थोड़ा ध्यान से देखो तो बताओ, ये दोनों डंडे में से कौन सा डंडे का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस? ये रेफरेंस लो या ये रेफरेंस लो या ये रेफरेंस लो, कोई भी रेफरेंस लो। कौन से डंडे का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, 1 का कि 2 का? सेम है, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से बराबर हाइट पे है। दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से बराबर हाइट पे है, तो दोनों डंडे का बराबर पोटेंशियल एनर्जी है। क्या बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? चलो चेक करते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के साथ मान लो कि कोई एक ब्लॉक अटैच्ड है, दिस इज व्हाट इज ए ब्लॉक अटैच्ड टू द स्प्रिंग। अभी अगर ये ब्लॉक को मैं थोड़ा ऐसे खींच लेता हूं और छोड़ देता हूं तो खुद ही वापस आ जाता है। तो स्प्रिंग इज एबल टू पुल इट बैक, और इसको अगर मैं कंप्रेस करके छोड़ता हूं तो स्प्रिंग को ढकेल के वापस ले लेता है। व्हेन आई पुल द स्प्रिंग और कंप्रेस द स्प्रिंग छोड़ दूं तो ये फिर से वापस आ जाता है, खींच के छोड़ दूं फिर से वापस आ जाता है। मतलब स्प्रिंग काम कर पाता है कब? स्प्रिंग इज एबल टू डू वर्क, स्प्रिंग इज एबल टू मूव द ब्लॉक कब? तब जब स्प्रिंग या तो एलोंगेटेड है या फिर कंप्रेस्ड है। तो जब कोई स्प्रिंग कंप्रेशन में है या एलोंगेटेड है, लंबा कर दिया गया है खींच के, दोनों ही केस में उसके पास कुछ एनर्जी है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? हाँ, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? लिखेंगे इट इज द एनर्जी associated with a deformed spring। कोई डिफॉर्म्ड स्प्रिंग के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है उसको कहेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने का तो तरीका एक है, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, इन जनरल एनी पोटेंशियल एनर्जी हो, इट इज द वार्डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। चलो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग, it is the warden against it is the warden against spring force, warden against spring force in deforming the spring from
its natural length, from its natural length. कोई स्प्रिंग को अपना नेचुरल लेंथ से डिफॉर्म करने में या तो खींच के लंबा करो या फिर छोटा करो, जो वर्क होगा अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की अगेंस्ट में जो वर्क होगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम देखें कभी पॉजिटिव था कभी नेगेटिव था। एबोव द रेफरेंस जाओ तो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो पोटेंशियल पॉजिटिव आता था। बिलो द रेफरेंस जाओ वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, तो पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता था। लेकिन जब हम किसी स्प्रिंग को अपना नेचुरल लेंथ से खींचेंगे, सपोज ये ब्लॉक को मैं यहां से दूर लेने की कोशिश करूंगा, तो स्प्रिंग हमें वापस खींचने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग हमें वापस खींचने की कोशिश कर रहा है और मैं ये पूरा चीज को ऐसे लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। एलोंगेट करेंगे तब भी हमें स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं कंप्रेस करूं तो स्प्रिंग मुझे वापस ढकेलने की कोशिश करेगा एंड आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। मतलब नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को एलोंगेट करो या कंप्रेस करो, दोनों ही केस में स्प्रिंग हमें रोकने की कोशिश करेगा और जो भी वर्क होगा वो स्प्रिंग की फोर्स की अगेंस्ट में वर्क होगा, और अगेंस्ट में वर्क हुआ तो उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव था कभी नेगेटिव था, जबकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव है। व्हाई? बिकॉज स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज अपोजेस एनी डिफॉर्मेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ सब कुछ समझ में आया। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे mgh करके एक फॉर्मूला था, क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है? हाँ है, बताता हूँ क्या है फॉर्मूला। लेट अस फाइंड आउट। अब हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। डेरिवेशन ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, SPE मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, ये हो गई हमारा स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग को हम खींच के लंबा करना चाहते हैं। कितना लंबा करना चाहते हैं? सपोज आई वांट टू स्ट्रेच इट टू ए डिस्टेंस x0। इतना दूर तक खींचेंगे तो इसमें कितना एनर्जी होगा? क्या एनर्जी होगा अगर स्प्रिंग को मैं कुछ x0 डिस्टेंस तक खींचता हूं? सपोज आई पुल इट टू ए डिस्टेंस x0, तो कितना एनर्जी होगा? ठीक है, अब मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं। ये जब स्प्रिंग को मैं खींचने की कोशिश करूंगा ऐसे, इस पोजीशन से ऐसे यहां तक खींच लिया, हम देखेंगे कि जो स्प्रिंग का फोर्स है तो रास्ते में कांस्टेंट नहीं रहेगा। जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। आपको याद है स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय kx। अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो जब हम इसको x खींच चुके होंगे, तो इसमें जो फोर्स आ रहा होगा वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा kx। वो जो फोर्स होगा वो kx होगा। ऐसे इधर को कितना फोर्स? kx। मतलब जैसे जैसे हम खींचने लगेंगे इसको, हमें इसको यहां तक खींचना था, जैसे जैसे खींचने लगेंगे फोर्स बढ़ने लगेगा। सो इट इज ए केस ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। फोर्स बदल रहा है, हमें निकालना है व्हाट इज द एनर्जी इन द स्प्रिंग। डेफिनेशन कहता है कि इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क हुआ। ठीक है, जब इसको हम ऑलरेडी x खींच चुके हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, जब इसको हम ऑलरेडी x खींच चुके हैं और dx खींचने में कितना वर्क होगा? kx था फोर्स, खींचे dx, वर्क डन अगेंस्ट kx हुआ kx dx। यस, यहां तक खींचे कितना वर्क हुआ निकाल देंगे, फिर थोड़ा खींचेंगे कितना वर्क होगा निकाल देंगे। ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क को निकाल के जोड़ देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा एनर्जी इन द स्प्रिंग। लेट अस कंसीडर a small displacement dx of spring at elongation x। जब elongation x था तब हम एक छोटा सा फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx लिखते हैं। चलिए देखते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? kx dw, small work against spring force
इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स था kx, हम जबरदस्ती खींचे हैं dx, अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ kx dx। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल वर्क डन ओवर एन एलोंगेशन। क्या एलोंगेशन, कितना एलोंगेशन करना चाहते हैं, x0 एलोंगेट करना चाहते हैं, जो टोटल वर्क डन होगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। हमें समझ में आ गया, स्मॉल वर्क डन पता चल गया है तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, है कि नहीं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे कितने तो स्मॉल वर्क डन निकलेंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल वर्क डन। समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हम सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में यू आर गेटिंग स्मॉल 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल वर्क डन, सारे वर्क को जोड़ेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। क्या यहाँ तक की चीजें मैं समझा पाया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको अभी अभी हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dw दिखे, वो dw क्या था, kx dx का इंटीग्रेशन। अब हमें लिमिट डालना चाहिए और लिमिट डालने की तरीका भी आना चाहिए। x क्या था, when you are at a displacement x, तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं, पहले हम गए थे x, फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मतलब x का वैल्यू मिनिमम क्या होगा, यहां से थोड़ा सा खींचेंगे, जब वो नेचुरल लेंथ पे था थोड़ा खींचे और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, x बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। शुरू में x क्या था, क्या लिखा था, एट ए डिस्प्लेसमेंट एट ए एलोंगेशन x, शुरू में तो एलोंगेशन कुछ नहीं था, मतलब x था 0, x का वैल्यू 0 से यहां तक, मतलब 0 से x0 तक हमें लिमिट डालना है, ये 0 से x0 तक, और वैल्यू निकाले तो k तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 1 + 1 / 1 + 1, लिमिट 0 to x0, ये नीचे 2 है, सो हाफ k, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो x0 का स्क्वायर माइनस 0 डालेंगे 0 का स्क्वायर, सो इट इज कमिंग हाफ k x0 स्क्वायर। सो व्हेन a spring of constant k is either elongated or compressed by an amount x0, the energy in the spring is half k x0 square। देखो कितना मस्त आ गया। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हरदम पॉजिटिव नहीं होता था, कभी पॉजिटिव कोई नेगेटिव होता था, लेकिन ये तो हरदम पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि k तो पॉजिटिव है, x0 एलोंगेशन है या कंप्रेशन है, कुछ भी हो, x0 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ। क्या बात समझ में आया? अब यही चीज को मैं सिंगल लाइन में लिखूंगा, डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछेंगे, आपको क्या याद रखना है, व्हेन ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k is elongated or compressed by a distance x, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है kx, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज होता है हाफ k x का स्क्वायर। चलो हाँ, अगर डिस्टेंस x0 लिखते तो k x0 का स्क्वायर, में x लिखा हूं तो k स्क्वायर लिखा है ना। नाउ चीज ये है कि चलो आप चाहो तो 0 भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो अगर मैं कहूं कि f = k x0, तो k का वैल्यू क्या हो गया, f/x0, k की जगह f/x0 डालेंगे और एक फॉर्मूला आ गया सामने, f/x0, f/x0 इंटू x0 का स्क्वायर, तो ये बन गया हाफ f(x0). और अगर मैं x0 की जगह लिखता हूं f/k, x0 की जगह f/k लिखता हूं तो आएगा हाफ k f/k का स्क्वायर, सो इट इज f²/2k। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आए, क्या, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k x² और हाफ fx और f²/2k, तीनों फॉर्मूले हैं। क्या बात समझ में आया? हाँ देखो इसमें और क्या रखा है,
कितना सिंपल तो है। सो सिंपल एक्सप्रेशन याद रखना है आपको। स्प्रिंग का एनर्जी है ये। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का ये हो गया फॉर्मूला। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये कोई एक स्प्रिंग है और यहां से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है। मान लो कि ब्लॉक का मास 2 kg है और स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है कितना, ये दिया है से 1000 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर खींचने के लिए 1000 न्यूटन की फोर्स की जरूरत है। तो आप कहोगे फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी, अभी ब्लॉक का नहीं पूछ रहा है। ब्लॉक का तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पूछेगा। पूछा है कि स्प्रिंग में एनर्जी है, यहाँ है, कितना एनर्जी है। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमारे पास 3 चीज है। एक है हाफ के एक्स स्क्वायर, दूसरा है हाफ एफ एक्स, तीसरा है एफ स्क्वायर बाई 2k। देखते हैं इसमें से हमें क्या मालूम है। क्या ये स्प्रिंग अभी कितना लंबा हुआ है, दिया है? नहीं दिया तो नहीं है, निकाल सकते हैं लेकिन रेडीमेड ले तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स, हाँ स्प्रिंग फोर्स मालूम है। हियर स्प्रिंग फोर्स कितना है, स्प्रिंग में क्या फोर्स है, क्या फोर्स है। ये 2 kg का ब्लॉक गिरना चाहता है, गिरना चाहे गिर ना पाए, दिल कितना मजबूर है। ये स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, वही 2g होगा, तभी तो है कि नहीं। व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, 2g, इसलिए तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो स्प्रिंग फोर्स हो गया 2g और 20 न्यूटन, क्योंकि 2 kg रेस्ट में है। तो फिर तो काम खत्म, के दिया हुआ है तो आप कहोगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ मालूम चल चुका है और के हमें मालूम है, तो हम कहेंगे एफ स्क्वायर बाई 2k। सो दिस 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1000, इट इज 400 बाई 2 इज 200 बाई 1000 इज 2 बाई 10 और 0.2 जूल्स। क्या बात समझ में आया? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, टू स्प्रिंग्स हैव कांस्टेंट्स K1 and K2. Find ratio of energy stored in them. Find ratio of energy stored in them when they are stretched by same elongation, same force। सेम फोर्स खींच के अगर लंबा करेगा तो एनर्जी का रेशियो क्या होगा। सेम एलंगेशन करेंगे, इसको भी 2 सेंटीमीटर लंबा किया, उसको भी 2 सेंटीमीटर लंबा किया, बराबर एलंगेशन की, तो एनर्जी का रेशियो क्या है। आई होप यू कैन थिंक ऑन इट। सेम एलंगेशन मतलब दोनों में x बराबर होगा, दूसरे में दोनों में f बराबर होगा। सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों में सेम एलंगेशन x, दोनों में x बराबर होगा और एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों में x बराबर होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी पहला स्प्रिंग बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी दूसरा स्प्रिंग इज इक्वल टू दोनों का K1, इसका जितना x है इसका उतना ही x है, तो रेशियो हो गया K1 बाय K2। क्या बात समझ में आया। और अगर
सेम फोर्स से एलोंगेट करते तो ये तो था बीट नंबर 1 का आंसर। बीट नंबर 2 का आंसर आप बता सकते हो क्या? बीट नंबर 2 में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लेंगे? क्योंकि सेम फोर्स है, F²/2k। अब इसमें अगर मैं पूरा चीज को फिर से रिपीट करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? लेट मी सी। हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड स्प्रिंग इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? F²/2k। इसका हो गया F²/2k1 ऊपर वाले का, नीचे वाले का F²/2k2। तो क्या आंसर हुआ? K2/K1। बराबर फोर्स में खींचेंगे तो एनर्जी का रेशियो हो जाएगा K2/K1। बराबर एलोंगेशन करेंगे तो रेशियो ऑफ एनर्जी हो गया K1/K2। ठीक है, यस। तो स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। अच्छा, ये थोड़ा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। सेम स्प्रिंग को हम दो अलग अलग तरीके से रखें। ये एक स्प्रिंग है जिसके नीचे कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, और दूसरी केस में सेम स्प्रिंग है लेकिन स्प्रिंग को हम बैठा है नीचे और इसके ऊपर रख दिए हैं ब्लॉक। ये है आपका M, ये है आपका M, ये है K, ये है K। कौन सा केस में स्प्रिंग में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है? इन व्हिच केस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज मोर? दोनों केस में स्प्रिंग का कांस्टेंट K दिया है। एक केस में ब्लॉक झूल रहा है, दूसरे केस में इसके ऊपर बैठा है। हम बताए थे एलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम है। पहला वाला केस में क्या कोई बताएगा मुझे स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा? ये ब्लॉक क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि वो पकड़ के रखा है। कितना फोर्स में खींच रहा होगा? mg। दूसरा केस में ब्लॉक गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्प्रिंग उसको पुश करके रखा है। कितना स्प्रिंग फोर्स होगा? वही mg, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में। तो क्या लिखेंगे? कहेंगे इन ईच केस स्प्रिंग फोर्स इज mg, सो एनर्जी जिसका फॉर्मूला था स्प्रिंग फोर्स का स्क्वायर/2k। दोनों केस में तो स्प्रिंग फोर्स बराबर है और आपका जो क्या कहते हैं आपका स्प्रिंग कांस्टेंट भी बराबर है। तो आपको हो गए एनर्जी इज सेम। सो एनर्जी इज सेम इन ईच केस। क्या मैं समझा पा रहा हूं? yes, sir. तो झूल के रहे या बैठे उसके ऊपर स्प्रिंग में बराबर एनर्जी है। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हमें समझ में आया। ठीक है, अगला एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन का, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे बाद में। रोटेशनल मोशन में जब देखेंगे तब देखेंगे रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी दूसरा होता है। तो अब नाम देंगे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बुक में ट्रांसलेशनल वर्ड नहीं लिखता है, लोग समझते हैं कि हाँ ये चैप्टर में है तो यही होगा, जबकि ये दूसरी किस्म की भी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी करके भी है। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बताएं? इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी a body due to its motion। मोशन के चलते जो काइनेटिक एनर्जी है इसको कहेंगे जो एनर्जी है। सर मोशन के चलते भी एनर्जी होता है क्या? हाँ, एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, जो काम कर सकता है उसके पास एनर्जी। कोई ब्लॉक अगर मोशन में है, सामने कुछ रख दोगे तो ढकेल के ले जाएगा। इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। सो आप कहोगे इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और आपको क्या बताएं, ये तो बच्चे को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है
क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं? और इसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी था, अगर आपको याद होगा तो ये पी स्क्वायर बाई 2m था। पी क्या था, मोमेंटम ऑफ बॉडी, ये भी फॉर्मूला था। ये v क्या था, वेलोसिटी, नो स्पीड ऑफ मोशन। काफी लोग सोचते हैं कि हाफ एम स्क्वायर में v वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो वेक्टर है, वेक्टर का स्क्वायर करके कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग वेक्टर चैप्टर में किसी वेक्टर का स्क्वायर कैसे निकालते कभी पढ़े क्या, नहीं। तो ये v जो है वो वेलोसिटी नहीं है, क्या है ये, स्पीड। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें कोई नयापन नहीं है, आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन नया चीज जो है वो अब मैं बताने वाला हूं। फॉर ए रिजिड बॉडी, द टोटल वर्क डन on the body by all external forces is equal to the gain in kinetic energy is equal to the gain in kinetic energy। ये जो स्टेटमेंट है इसको कभी कभार किसी किसी बुक में दूसरे थ्योरम के नाम पे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से मैं स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया हूं। ओरिजिनल स्टेटमेंट भी बता दूंगा। फॉर रिजिड बॉडी, अगर बात करें रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी मतलब जिसका शेप एंड साइज बदलता नहीं है। रिजिड है, कोई पत्थर है, शेप एंड साइज नहीं बदल रहा। तो फॉर रिजिड बॉडी टोटल वर्क डन ऑन दी बॉडी बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, उसके ऊपर बाहर से जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारे फोर्सेस के चलते जितना वर्क होगा उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर ये रिजिड बॉडी नहीं होता तो हम लिखते फॉर एनी बॉडी द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी बाय ऑल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस, दोनों को देखते हैं। लेकिन आपकी बुक में इंटरनल फोर्सेस का ज्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं है, आईआईटी जेईई में जरूरत पड़ता है, तो तब हम लोग स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे फॉर ए रिजिड बॉडी द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। थ्योरम है तो प्रूफ भी तो होगा, चलो प्रूफ करके देखते हैं। लेट मी सी प्रूफ। सपोज यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ये बॉडी का मास कुछ m है और ये कुछ u स्पीड में जा रहा था। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, कितने दूर तक मैं फोर्स लगा के इसको ढकेल के ले लिया, कितना दूर, टू ए डिस्टेंस s। अब इतना दूर ले लिया तो उसका स्पीड तो बदल गया होगा, आई हैव टेकन इट ओवर ए डिस्टेंस s। अब ये ब्लॉक जब यहाँ पे आ गया होगा तो उसका स्पीड और u नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा। मान लेते हैं कि तब तक उसका स्पीड बन गया है v। मैं क्या बताना चाहता हूँ, थ्योरम क्या कहता है, ये बॉडी को जब यहाँ से यहाँ तक लेके गए हम, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने फोर्सेस इसके ऊपर आ रहे थे सारे के चलते उसके ऊपर जो वर्क हुआ दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ गया। शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर, अब क्या हो गया है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वी हो गया स्पीड, बढ़ गया, कितना बढ़ा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हमें प्रूफ ये करना है जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वो जो है दैट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी बाय दिस फोर्स। सर व्हाई दिस फोर्स, जबकि आप लिख रहे थे ऑल फोर्सेस। हाँ ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस में इसके ऊपर और क्या क्या फोर्स है, वेट भी तो है, वेट भी तो है और एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा। लेकिन सोचो तो जब हम इसको यहां से यहां तक लेके जाएंगे रास्ते में, क्या एनी वर्क इज डन बाय द वेट, नो। क्यों,
क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। mgs cos 90 हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के चलते rs cos 90 हो जाएगा। ये दोनों कोई काम नहीं कर रहे। हमें देखना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाई एफ, वर्क डन बाई एफ हमें देखना है। चलो हियर व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, आप कहोगे एक्सीलरेशन इज नथिंग बट फोर्स बाय मास, इट इज फोर्स बाय मास, फोर्स एफ था, मास एम था, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, डिस्प्लेसमेंट एस है। तो कैसे लिखेंगे? लेट द फोर्स acts on body over a displacement s, over a displacement s। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट s। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, फाइनल वेलोसिटी v दिया है, डिस्प्लेसमेंट s दिया है, तो आप जानते हो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नहीं भी जानते हो तब भी लिख दो, वी नो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फॉर्मूला मालूम है। चलिए इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के जगह लिख सकते हैं f बाई एम इंटू एस। अच्छा ऐसा, तो ठीक है, ये m को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs। 2 को डिवाइड करो, मिलेगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू fs। तो क्या हो गया? गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू fs क्या है? वर्क डन बाई f। कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो? शुरू में क्या वेलोसिटी था? u था, फाइनल वेलोसिटी v था। ये सबके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या फोर्स आया, कितना डिस्टेंस तक आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात है, ये बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, है ना? तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जैसे हम पूछेंगे, जैसे क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और इधर को मैं एक फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, और क्या एंगल में लगाया? 60 डिग्री में लगाया। The two forces pull the block from rest, और पुल की जगह लिखेंगे displace the block. The two forces move the block from rest over a displacement 10 meter. Find final kinetic energy of block. ये ब्लॉक का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये जानना है। कितना मूव करवाया? 10 मीटर मूव करवाया। हम जानते हैं कि जितने सारे फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर आ रहे हैं, सारे फोर्सेस के चलते जो वर्क होगा, सारा वर्क को जोड़ देंगे तो जो टोटल वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? बस दिया है कि ये ब्लॉक वाज पुल्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी था ब्लॉक के पास वो 0 था, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा?
चलिए लिखते हैं, वर्क डन बाई 10 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, 10 न्यूटन है और कितना ढकेल दिया हम, 10 मीटर। वर्क होगा 10 टन 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 कॉस 0, फोर्स की डायरेक्शन कितना गया है, तो इट इज 100 जूल। वर्क डन बाई 15 न्यूटन क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 इंटू कॉस, कोई बताएगा कॉस कितना लिखेंगे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम 10 मीटर मूव करवाए हैं, तो फोर्स क्या था 15 न्यूटन, किधर को था, फोर्स वाज इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कैसे था, ऐसे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल हुआ है, 60 डिग्री, कॉस 60, 150 cos 60 होता है, 1/2 इज 75 जूल्स। और भी फोर्स है क्या, हाँ और भी ढेर सारे फोर्स है, इसका मास दिया नहीं है, क्या करेंगे, चलो वर्क डन बाई mg, कोई बताएगा वर्क डन बाई mg कितना होगा, mg था ऐसे, डिस्प्लेसमेंट था ऐसे, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। When the force and displacement are mutually perpendicular, work done by the force is equal to 0, वर्क डन हो गया 0। और क्या फोर्स था, नॉर्मल रिएक्शन भी तो था, अच्छा वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर था, है ना, ऐसा मिल गया। तो आप कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। फोर्सेस क्या क्या वर्क किए, 100 75 0 0, तो हम कहेंगे इट इज 100 प्लस 75 प्लस 0 प्लस 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो मिल गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, क्या ये आपको समझ में आया? अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है। सही बताने वाले को पूरा वीडियो में बढ़िया से बोल के वायरल करूंगा कि इतना अच्छा बच्चा है देखो। तो आपको अगर वीडियो में वायरल होना है तो बताओ, ये है कोई एक वाल और यहां लगा है ये एक फ्लोर है और ये 2 है, ऐसा कोई एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक को हमें खींचना चाहते हैं। ये ब्लॉक यहाँ पे है, कितना केजी का ब्लॉक है, 5 केजी का। और ये दूसरा ब्लॉक कौन है, आप कहोगे दूसरा ब्लॉक ये है, ये कितना केजी का है, चलिए मानते हैं कि ये 2 केजी का है, ये 2 केजी का ब्लॉक है। कोई 100 न्यूटन फोर्स इसको पुश किया, कितना 100 न्यूटन, इसको भी पुश किया 100 न्यूटन। ध्यान से सुनो, सही आंसर देने वाले का नाम वीडियो में वायरल होगा, फिर देखोगे हाँ देखो मेरे नाम से वीडियो वायरल हुआ है। अब क्या हुआ, आप क्लियरली देख रहे हो कि दोनों ब्लॉक को पुश करेंगे, दोनों जाके वाल के साथ टकराएंगे। ये कौन है, ये वाल है, ओह ये है वाल। ये हो गई वाल। अब ये दोनों ब्लॉक जाके वाल के साथ टकराएंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, कौन सा ब्लॉक ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जाके वाल को मारेगा? Which block strikes the wall with greater kinetic energy? क्वेश्चन क्या है, both blocks were pushed from rest, both blocks were pushed from rest, दोनों ब्लॉक को रेस्ट से पुश किया गया। both blocks were pushed from rest. Which block strike, आपस में बात मत करो, खुद से बताओ, strikes the wall, which block strikes the wall?
with greater kinetic energy। कौन सा ब्लॉक वॉल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में मारेगा? You are given only 30 seconds to think। ये पहला वाला, ये ब्लॉक है, और ये दूसरा वाला ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक वॉल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में मारेगा? क्या आप लोग बता सकते हो? 5 kg और 2 kg, कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में मारेगा? फास्ट यू रेज योर हैंड। किसको आता है? हाथ उठा। 5 kg पहला आंसर आया इसका, क्रॉस। हाँ, और कोई? देखो सोचने में क्यों दिक्कत हो रहा है, बताओ। अच्छा बताओ, कोई वायरल नहीं हो पाया, समय खत्म हो गया, 30 सेकंड दिए थे। 2 kg, चलिए सोचते हैं। अच्छा, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। दोनों रेस्ट में से शुरू की रहे तो दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, 0 है। तो किसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आया? सेम फोर्स आया। कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट गया? अरे ये जितना गया अभी तो उतना ही गया। दोनों के लिए F बराबर है, दोनों के लिए S बराबर है। इसके ऊपर जितना फोर्स आया उसके ऊपर उतना ही फोर्स आया। ये जितना दूर गया ये उतने ही दूर गया। दोनों का F बराबर S बराबर, तो वार्डन इज ऑल्सो सेम। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Fs। F दोनों का बराबर है, S दोनों का बराबर है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? Yes, is same for both। क्या बात समझ में आया? दोनों बराबर काइनेटिक एनर्जी में मारेंगे, मास के साथ कोई मतलब ही नहीं है। It is warden by the force। कृष्णा बोल रहा था, लेकिन वो जोर से नहीं बोला। It will be same for both। Anyway, कृष्णा बोला है तो अच्छी बात है। पहले कृष्णा खुद तो बोले कि वो बोल रहा था। कृष्णा बोल रहा था क्या? वो तो खुद नहीं बोला, देखो अभी नहीं बोल रहा। कृष्णा बोला था? Yes, sir। उसके लिए कोई दूसरा बोल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, उसके लिए कोई दूसरा बोल रहा है। मतलब ये सब 60 गांठ में बैठे हुए हैं, चलते मैं तुम्हारा नाम बोल देता हूँ, तुम मेरे को समोसा खिला देना, है ना? ऐसे चलो ठीक है। इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, अगला क्वेश्चन। A block was thrown on a rough floor with kinetic energy 80 joules। The frictional force on the block is 16 Newton। Find after what distance block stops। ये कितना दूर जाके रुकेगा? थोड़ा क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक ब्लॉक था जिसको किसी एक रॉक फ्लोर पे फेंक दिया गया। कितने वेलोसिटी में फेंक दिए? कितना काइनेटिक एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी देके फेंके 80 जूल्स। 80 जूल्स का काइनेटिक एनर्जी में फेंके। लेकिन जब हम इसको फेंके पता चला कि नीचे फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन कितना था? फ्रिक्शन था 16 न्यूटन का। ओह, इट वाज 16 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये ब्लॉक आगे जा रहा था, रास्ते में इसके ऊपर क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था, ऐसे आ रहा था
कितना 16 न्यूटन का। तो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा और कुछ दूर जाके रुकेगा। कितना दूर जाके रुकेगा? कहीं ना कहीं तो रुकेगा। सपोज यहाँ पे रुक गया, पूछा है बताओ कितना दूर जाके रुकेगा, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस इट स्टॉप्स, कितना दूर जाके रुकेगा ये आपको पता करना है। आफ्टर व्हाट डिस्टेंस इट स्टॉप्स, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस इट स्टॉप्स। ब्लॉक का मास नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, लेकिन देखो तो अगर यहां से फेंके और यहां पर रुका तो क्या काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हुआ है? हाँ हुआ है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, है ना। तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, वी नो दैट, ये सबसे आसान चीज है लिखने में, दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? वो रुक गया था। अच्छा, इनिशियली 80 जूल में फेंके थे। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस मतलब क्या क्या फोर्स है? हाँ, ढेर सारे फोर्सेस है। एक तो फोर्स है ये वाला वेट, दूसरा फोर्स है उसका नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन बार बार बताने की क्या जरूरत है कि वेट के चलते और नॉर्मल रिएक्शन के चलते कोई वर्क नहीं होगा। क्यों वर्क नहीं होगा? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये बात है तो आप कहोगे कि वर्क इज डन अगेंस्ट 16 न्यूटन। अच्छा, जब वो गया डिस्टेंस s तो वर्क डन बाय 16 न्यूटन कितना हुआ? बात कर रहे हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। कितना है? 16 इंटू एस इंटू कॉस। फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो जा रहा था इधर, फेंके थे इधर, इधर जा रहा था, फोर्स इधर को था, दोनों के बीच में एंगल क्या था? 180 इंटू cos 180। सो माइनस 80 इज इक्वल टू दिस, और माइनस 80 इज इक्वल टू 16 इंटू एस cos 180 होता है -1, माइनस माइनस को खा गया, मिला एस इज इक्वल टू 5 मीटर। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो ये 5 मीटर जाके रुकेगा। इज इट अंडरस्टूड? कितना दूर जाके रुकेगा? 5 मीटर जाके रुकेगा। नहीं? Yes. अगला क्वेश्चन, when a block is thrown with speed v on a rough floor, it stops after a distance. It stops after a distance s. If it is thrown with speed nv, पहले v में फेंके थे, अब nv में फेंके, n टाइम्स कर दिया स्पीड को। फाइंड आफ्टर what distance, हाँ कितना होगा? हाँ तो कितना होगा बताओ? अच्छा हैंग हो गया, अभी बताओ। हाँ बताओ, अगर v स्पीड में फेंकते हैं तो s डिस्टेंस के बाद रुकता है, nv में फेंकेंगे तो कितना डिस्टेंस के बाद रुकेगा? पहले तो हम देखें कि ये रुकता क्यों है भाई। रुकता इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोकता है। तो जब हम v स्पीड में फेंके कितना गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ? नहीं सर, लॉस हुआ, क्योंकि रुक गया, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, स्लो हो गया। जैसे हम कहते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्सेस। आप कह सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट फोर्सेस, ऐसे भी कह सकते हो। लॉस कितना हुआ? v स्पीड में फेंके तो ये
जाके क्या हो गया, रुक गया इस डिस्टेंस में, स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस s, स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस s। मतलब जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ कितना हुआ, जितना था सारा लॉस हो गया, रुक गया। तो कितना था, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गायब हो गया, डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, क्या मालूम कितना था, दिया तो नहीं है, लेकिन एस डिस्टेंस जाने में वार्डन हो गया फ्रिक्शनल फोर्स इनटू एस। दूसरा केस में ये था केस 1। दूसरा केस में स्पीड को हम n टाइम्स कर दिए, तो ये हो जाएगा हाफ m nv का स्क्वायर। अब फिर से रुकेगा, मतलब ये सारा काइनेटिक एनर्जी फिर से गायब हो जाएगा, रुक जाएगा। तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू क्या डिस्टेंस जाएगा, s डैश, जो हमें मालूम नहीं है। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू s, हाफ nv का स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू s डैश। और क्या निकालना है हमें, व्हाट इज s डैश, ओके, s डैश निकालना है। तो सिंप्लीफाई करो, मिलेगा आपको s डैश इज इक्वल टू m स्क्वायर s। क्या समझ में आया? Yes, sir. हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Yes, sir.